हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया है, तो उसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं कि हमारे देश का जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो ये है हमारे देश की प्रस्तावना, ठीक है। तो हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो इसमें आपको क्या देखना है, शब्दों को देखना है। सबसे पहले हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इन शब्दों के अर्थों को आपको समझने को मिलेगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये सारे शब्द दिए हुए हैं जिसमें कि आपको 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की आप बोल सकते हैं स्वतंत्रता देखने को मिलेगा, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता की बात की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। इसके अलावा बंधुत्व बढ़ाने के लिए इसमें डेट भी आपको मेंशन मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया है, संविधान को अपनाया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमने जैसे अलग अलग चीज़ों को इससे पहले देखा था कि हमने सोर्सेस से लिया है ना। तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया है, कौन से देश से लिया है। तो प्रस्तावना को हमने अमेरिका से लिया है। सर्वप्रथम अमेरिका ने क्या किया था, अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, ठीक है। तो हमने भी क्या किया है, अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना को देख करके हमारे यहाँ भी क्या किया है, हमने प्रस्तावना की व्यवस्था की है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, कब पारित किया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश के संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में 3 संशोधन हुए हैं, मतलब एक ही संशोधन हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। कैसे जोड़ा गया उसको हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रस्तावना को 4 भागों में बांटते हैं। पहला तो है कि अधिकार का स्रोत, कि ये जो संविधान बन रहा है, ठीक है, उसकी शक्ति किसके पास है या उसका अधिकार किसके पास है। तो ये जानकारी हमको प्रस्तावना के पहले शब्द से मिल जाता है। प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के लोगों के द्वारा ही क्या किया गया है, शक्ति का प्रयोग किया गया है। और सारी शक्ति क्या है, भारत की जनता के पास निहित है। ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें यह है भारत की प्रकृति, कि भारत जो देश बन रहा है वो किस प्रकार का देश बनेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में कि भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु देश है। संप्रभु देश मतलब ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। समाजवादी, समाजवादी का मतलब है जो सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते हैं, उसको समाजवादी बोला जाता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ऐसा राष्ट्र जिसका कोई धर्म ना हो या सभी धर्मों का समान मानता होगा, ठीक है। इसके अलावा लोकतांत्रिक, जिसमें जनता के द्वारा जनता को चुना जाता है और जनता ही क्या करती है, शासन करती है। और गणतंत्र, जिसका मुखिया क्या होगा, देश का मुखिया चुना जाएगा, उसको गणतंत्र शासन व्यवस्था बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, भारत की जो प्रकृति है उसकी जानकारी आपको भारत के संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना के तीसरे पार्ट में दिया गया है संविधान का उद्देश्य, मतलब हम जो संविधान बना रहे हैं, संविधान सभा के द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, पारित किया गया था। तो इसमें संविधान के उद्देश्य की एक झलक मिलती है कि हम किस प्रकार की न्याय देना चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, समता कैसा देना चाहते हैं, ठीक है। तो संविधान में एक प्रकार से ये जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य को तय करता है, ठीक है। या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे मूवी होता है ना, उसका ट्रेलर होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या था, एक प्रकार से ट्रेलर था एक मूवी का, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, संविधान लागू होने की तिथि। इसमें मैंने बताया था कि लास्ट में 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है।
तो संविधान लागू होने की तिथि भी इसमें, या बोल सकते हैं कि संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि ज़्यादातर प्रावधान बाद में लागू हुए, ठीक है, और जो जरूरी प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो प्रस्तावना है उसके प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि संप्रभुता, ठीक है, या हम भारत के लोग जो जनता के बारे में बता रहे हैं, ये जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, जनता के पास ही क्या होगा, शक्ति होगी, जनता ही क्या करेगी, उसकी वैलिडिटी या वैधता उसके पास होगी, और सत्ता भी क्या करेगी, जनता डिसाइड करेगी। मतलब शक्ति, सत्ता, वैधता तीनों किसके पास है, जनता के पास, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा दूसरा चीज़ है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है भारत क्या करेगा, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से डिसीजन ले सकता है, उसको आप बोलेंगे संप्रभुता, ठीक है। मतलब भारत को यदि अमेरिका के साथ डील करना है या चाइना के साथ डील करना है तो उसको ब्रिटेन से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या किसी के साथ युद्ध करना है, किसी के साथ दोस्ती करना है, तो अब उसको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो सब बता दिया हूँ, है ना। तो जब भारत गुलाम था तो ब्रिटेन के हिसाब से चलता था, ब्रिटेन के अकॉर्डिंग ही जो डिसीजन होता था, है ना। अब लेकिन भारत क्या है, अब पूरी तरह से संप्रभु है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई भी डिसीजन वो ले सकता है, उसको तीसरे देश से या दूसरे देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये आता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया तो उसकी जो संप्रभुता है उस पर क्वेश्चन उठा था कि अगर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य ले लेता है तो क्या संप्रभु रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। तो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है, पहले तो देख लेते हैं राष्ट्रमंडल है क्या। राष्ट्रमंडल क्या है, ऐसे देशों का समूह है जो ब्रिटेन का कभी ना कभी गुलाम रहा है और वो आपस में क्या करते हैं, विकास के लिए कार्य करते हैं। ऐसे देश के समूह को राष्ट्रमंडल बोला जाता है, ठीक है। पहली बात तो भारत ने क्या किया है, अपने डिसीजन से राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया है। मतलब भारत चाहता तो उसको हटा भी सकता था, ठीक है, ये चीज़ है। तो भारत क्या किया है, अपने इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल की सदस्यता को माना है, ना कि ब्रिटेन के बोलने पर, ठीक है। इसलिए भारत क्या है, संप्रभु है राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के बावजूद, ठीक। अब देखते हैं दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का मतलब होता है जो समाज में क्या करेगा, सामाजिक समानता की बात करेगा, आर्थिक समानता की बात करेगा। बेसिकली जो समाजवादी शब्द है, आप बोल सकते हैं वैज्ञानिक समाजवाद, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लाया गया था और उन्होंने क्या किया था, समाज को दो वर्गों में बांटा था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें उन्होंने क्या किया था, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग, ये दो वर्गों में बांटा था। वो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो मजदूर वर्ग है उनका हमेशा शोषण होता रहा है और पूंजीपति क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें कि किसी का शोषण मत हो, सब आर्थिक समानता की बात वो करते हैं। तो यही है समाजवादी शब्द। लेकिन भारत का जो समाजवाद है वो थोड़ा सा क्या है, मॉडिफाई है, ठीक है, अलग है। इसको देखते हैं। तो भारत में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आप देखेंगे समाजवादी शब्द को बाद में जोड़ा गया, ठीक है, समाजवादी शब्द पहले नहीं था। इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध में यदि हम अपने प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख करते तो जो पूंजीवादी देश हैं उनसे हम अलग हो जाते हैं ना। और हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, गुट निरपेक्ष थे, गुट निरपेक्षता की पॉलिसी अपना रहे थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपना रहे थे, है ना। तो इसलिए भी हमने क्या नहीं किया था, समाजवादी शब्द को शामिल अपने संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत उस टाइम पे समाजवादी नहीं था, ठीक है। कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भारत क्या था, समाजवादी था। जैसे कि आपको देखने मिलेगा, हमने 5 ईयर प्लान अपनाया था। 5 ईयर प्लान का मतलब पंचवर्षीय योजना, ठीक है, हर 5-5 साल में हम योजना बनाते थे। तो 5 ईयर प्लान कहाँ से आया था, एक समाजवादी विचार है और वहाँ से रूस से हमने लिया था, यूएसएसआर से हमने लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट लगा है तो वो भी क्या है, रूस की सहायता से लगा है, ठीक। तो समाजवादी कहीं ना कहीं हमारा जो विचार था या हमारे जो 5 ईयर प्लान थे या जितने भी कल्याणकारी नीति चल रही थी वो सब क्या थे, समाजवादी विचार थे। हालांकि इस समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक।
तो ये हो गया समाजवाद के बारे में। अब समाजवाद क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जैसे मैंने बताया कि भारत का समाजवाद अलग है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। तो हमारे यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब समाजवाद अपनाने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीकों का यूज़ कर रहे हैं या लोकतांत्रिक तरीकों का यूज़ कर रहे हैं। और वहीं साम्यवादी समाजवाद क्या होता है, क्रांति की बात करता है, मतलब मजदूर वर्ग आगे आएंगे और पूंजीपति को ख़त्म करके राज्य को एक प्रकार से समाजवादी बनाएंगे और मजदूर वर्ग का शासन लाएंगे, ऐसा साम्यवादी समाजवाद कहता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो क्या है, क्रमिक सुधार की बात करता है, मतलब धीरे धीरे सुधार करेंगे, पैसा आता जाएगा, हम वेलफेयर का काम करेंगे, कल्याण का काम करेंगे, ऐसा समाजवाद है ना। तो भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, उसके बाद हमारा जो समाजवाद है वो थोड़ा सा लचीला हो गया, ठीक है। तो 1991 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कगार पे आ गई थी, ठीक है। मतलब भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया था, इसलिए हमने क्या किया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो नीति है उसको अपनाया है। इसको LPG मॉडल भी बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो 1991 में इसको अपनाया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम पे PM कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, LPG किसके द्वारा अपनाया गया, तो PV नरसिम्हा राव के टाइम पे 1991 में LPG मॉडल को अपनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मार्केट को एक प्रकार से ओपन करने के लिए या ऐसे कड़े नियमों को कम करते हैं। जैसे कि पहले लाइसेंसिंग प्रणाली चलती थी, कोई भी उद्योग धंधा आपको ओपन करना है तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कठोर नियम होता था, तो उन नियमों को हमने क्या किया, थोड़ा सॉफ्ट किया, ठीक है। लाइसेंसिंग प्रणाली को ख़त्म किया, जो ज़रूरी लाइसेंसिंग प्रणाली है उसको जारी रखा, उसके अलावा बाकी लाइसेंसिंग प्रणाली को ख़त्म कर दिया। निजीकरण मतलब हमने प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ किया हमारे यहाँ मार्केट शेयर, मतलब मार्केट ओपन करने के लिए, ठीक है। वैश्वीकरण, हमने एक देश से सामान खरीदा, दूसरे देश में बेचा, ये सब चीज़ें हमने क्या किया, मतलब एक प्रकार से ग्लोबल विलेज के रूप में काम किया, ठीक है। अब राष्ट्र की सीमाएं बाधा नहीं थी व्यापार करने के लिए या कोई भी राजनीतिक कार्य करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वैश्वीकरण को अपनाया और इससे क्या हुआ, समाजवाद, समाजवाद क्या है, उल्टा विचार है, ठीक है, पूंजीवाद का उल्टा विचार है। तो समाजवाद बेसिकली इन सब का विरोध करता है, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का। लेकिन जो हमारा समाजवाद है वो बताया लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इसमें एक प्रकार से जो कट्टर समाजवाद बोल सकते हैं या एक्सट्रीमिस्ट सोशलिस्ट बोला जा सकता है, उनसे थोड़ा अलग है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रस्तावना है उसकी तीसरी जो प्रमुख शब्द है वो है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता होता क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, और राज्य सभी धर्मों को समान समझेगा, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो ईस्ट का, वेस्ट का, है ना, मतलब वेस्ट के लोग और जो इंडियन है, मतलब भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है, और वेस्ट में क्या होता है, या पश्चिम, जैसे आप पश्चिम का मतलब समझते हैं कि नहीं, ये हो गया मान लो भारत, ठीक है। तो भारत के जो पश्चिमी देश है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ये सब क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये इंडिया, ठीक। तो भारत में क्या कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ, कि यहाँ क्या है, राजनीति और धर्म एक पॉजिटिव वे में चलती है, ठीक है। मतलब आपको सभी धर्मों को क्या किया जाता है, समान संरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो वेस्ट है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, पूरी तरह से राजनीति को धर्म से अलग कर देता है, ठीक है। राजनीति अलग चलेगा और धर्म अलग चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो है सभी धर्मों का समान संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो दोनों में बेसिकली ये अंतर है। हमारे यहाँ क्या है, जो धर्मनिरपेक्षता है वो पॉजिटिव वे में है, ठीक है, मतलब राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण देने का कार्य करेगा, ठीक। तो ये भी शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया, ठीक है। इससे पहले ये हमारे देश के संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, ठीक है। लेकिन हमारे देश के संविधान के मौलिक अधिकार
जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक झलक आपको देखने को मिलता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में होगी, उसी को बोला जाएगा लोकतंत्र। तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक, तो ये है आपका लोकतांत्रिक। लोकतंत्र के बारे में मतलब जनता ही क्या करती है, अपने सरकार को चुनती है और जनता के पास में ही अल्टीमेट शक्ति रहती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम 5 साल के लिए चुनते हैं सरकार को, लेकिन हमारे पास ये अधिकार रहता है कि 5 साल बाद हम उनको चेंज कर सकते हैं। या जैसे पंचायती राज इलेक्शन होता है तो वहाँ तो आपके पास रिकॉल की भी व्यवस्था रहती है। इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता क्या करती है, सीधे तरीके से राजनीति में भागीदारी अपनी देती है, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला जाता है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, आपके बिहाफ से नियम कानून बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। और आप बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में 4 तरीके के जो मुख्य औजार हैं उनको अपनाया जाता है। तो 4 तरीके के जो मुख्य औजार हैं उसको आप बोल सकते हैं कि जो परिप्रेक्षा, रेफरेंडम का मतलब होता है कि जनता की राय लेना, किसी राजनीतिक मुद्दे पर जनता की राय लेना, उसको बोला जाता है परिप्रेक्षा। ठीक है, दूसरा होता है पहल का मतलब होता है कि जनता क्या करेगी, अपने स्वयं के बिहाफ से वो क्या करेगी, किसी कानून को बनाने के लिए एक प्रकार से प्रस्ताव रखेगी, उसको बोला जाता है पहल। ठीक है, उसके बाद होता है प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना। मतलब आपने किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को चुना, ठीक है, अगर वो अधिकारी या जो भी, जैसे विधायक, सांसद आप चुनते हैं, ठीक है, पंच सरपंच चुनते हैं, तो पंच सरपंच में प्रावधान होता है रिकॉल करने का। तो स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, आप रिकॉल कर सकते हैं। मतलब आपको लगा कि 2 साल में ये काम नहीं किया है, ठीक है, तो उसको आप वापस बुला सकते हैं, उसके जगह पे फिर से क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, इसके अलावा प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह, कि आप क्या करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। और तो ये 4 चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को, मतलब किसी राजनीति में अगर ये 4 चीज़ें हो रही है सीधे तौर पर जनता के द्वारा, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, रिकॉल की व्यवस्था है, पंचायती राज जो अधिनियम पढ़ते हैं उसमें रिकॉल की व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने चुन के भेजा और तुरंत उसको फिर रिकॉल कर सकते हैं। उसको कुछ समय दिया जाता है, 2 साल 2.5 साल उनको काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उनको रिकॉल किया जाता है यदि वो अपने कार्य करने में असक्षम है, तब उस स्थिति में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया लोकतंत्र के बारे में। अब देखते हैं लोकतंत्र को और सही बनाने के लिए हमारे यहाँ क्या क्या कार्य होते हैं। तो वयस्क मताधिकार होता है, समय पर चुनाव होता है, हमारे यहाँ चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, कानून की सर्वोच्चता है, मतलब चुनाव करवाने के लिए अलग कानून बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो आचार संहिता लागू होता है या चुनाव आयोग जो कार्य करती है, ठीक है, और विवाद की स्थिति में जो कानून होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है यहाँ, जैसे चुनाव में मतभेद उत्पन्न होता है तो न्यायालय जा सकते हैं आप। ठीक है, या आपका वोटिंग राइट्स छीना जाता है आपके साथ यदि भेदभाव होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका लोकतांत्रिक देश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में जो संविधान है उसमें राजनीतिक लोकतंत्र से ज़्यादा सामाजिक लोकतंत्र पर भी बल दिया गया है। जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोलते हैं कि राजनीति में तो आप लोकतंत्र ले आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सामाजिक लोकतंत्र लाना जरूरी है। अब दोनों में अंतर क्या है, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज के अंदर आपको लोकतंत्र पहले स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपस में समानता का भाव होना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया है। ठीक है, मतलब समाज के अंदर या किसी समाज के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार देना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, राजनीतिक लोकतंत्र दे पाएंगे। जैसे अभी वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट चलता है। वयस्क मताधिकार क्या है, आप एक निश्चित एज में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, आपके पास राजनीतिक लोकतंत्र है। ठीक है, मतलब ये है कि 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर, पहले 21 साल था, बाद में 18 साल हुआ। तो इसको आप कमेंट में बताइए कि कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत वोटिंग राइट्स की एज को रिड्यूस किया गया, मतलब कम किया गया। ठीक है, तो राजनीतिक लोकतंत्र क्या है कि 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज के अंदर जो भेदभाव है उसको पहले ख़त्म करना है। ठीक है, तब जाके राजनीतिक लोकतंत्र आपको मिलेगा। तो ये डॉक्टर अंबेडकर का विचार इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र का मतलब मैंने पहले भी बता दिया है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें जो एक प्रकार से राज्य का मुखिया है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब वो कैसा भी पद्धति हो सकता है, प्रत्यक्ष चुने या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जैसे आप एमएलए को चुनते हैं, विधायक जो आपके यहाँ होता है ना, आप क्या करते हैं, सीधे उनके चुनाव में वोट डालने जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राज्य का मुखिया। अब देखिए, राज्य शब्द इसमें लिखा हुआ है, राज्य का मतलब है राष्ट्र। ठीक है, भारतीय जो राजनीति विज्ञान है उसमें राष्ट्र को राज्य के रूप में पढ़ा जाता है। राज्य का मुखिया का मतलब है कि भारत में क्या होगा, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब हम क्या करते हैं, पहले एमएलए को चुनते हैं, ठीक है, और एमपीज़ को चुनते हैं। एमएलए और एमपी समझ गए, है ना। हमने क्या किया, इनको चुना, फिर ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, है ना। तो हम सीधे वोट नहीं डाल रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इनके द्वारा वोट डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है एमएलए एमपी का। ठीक है, तो लेकिन क्या है, चुने तो जा रहे हैं, है ना, लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, राजतंत्र तो नहीं है। ठीक है, तो गणतंत्र व्यवस्था एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, राजतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, ये लिखा हुआ है। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, वो राजतंत्र है। जैसे ब्रिटेन में होता है, राजा या रानी का शासन रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी को गणतंत्र बोला जाता है। मतलब राज्य का मुखिया यदि जनता के द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, फिर उस राज्य को क्या बोलेंगे, गणतंत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बता दिया है कि 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो इसी कारण मनाते हैं कि हमारा जो मुखिया है वो क्या है, जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और एक इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका भी गणतंत्र है, रिपब्लिक स्टेट है। ठीक है, तो ये संविधान में वर्णित है। इसके बाद देखते हैं न्याय के बारे में। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय का भी वर्णन है और 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब न्याय होता क्या है, न्याय का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को एक प्रकार से समान अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रकार से समान अवसर देना ही क्या है, न्याय है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको पुरस्कार देना और जो खराब काम कर रहा है या अपराध का कार्य कर रहा है उसको दंड देना ही क्या है, न्याय है। ठीक है, तो न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं हमारे प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब ये तीनों होते क्या हैं, सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय मतलब समाज के अंदर न्याय होना चाहिए। मतलब समाज के अंदर किसी के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होगा, सामाजिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय क्या होता है, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब संपदा, आय, संपत्ति इनको दूर करना है, ये क्या है, आर्थिक न्याय। ठीक है, और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय मतलब किन्हीं भी राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश के लिए आपको रोका नहीं जाएगा, या 18 साल के हो गए हो लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो आपके राजनीतिक न्याय का हनन होगा। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक दफ्तर में जा सकते हैं, ठीक है, और वोट डाल सकते हैं, ये सब आपका राजनीतिक न्याय का अधिकार। ठीक है, तो
भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति को बिना रोक टोक के उसको क्या करना, विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। तो विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक। इसमें आप क्या करते हैं, स्वतंत्रता का मतलब है कि आप मौलिक अधिकारों के जरिए आप क्या करते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है। भारत के संविधान में आप जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा, जिसमें आप संघ बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है। धर्म, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या अपने विचार अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या है, स्वतंत्रता है, जिससे क्या होता है, लोग जो है अपना संपूर्ण तरीके से विकास कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद देखते हैं समता। और एक चीज़ और है कि जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व है, इसको हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है, ठीक। तो फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 से 1799 के बीच में, वहीं से ये 3 विचार आए थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है। तो उसको हमने वहाँ से लिया है। इसके बाद देखते हैं समता। समता का मतलब होता है कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। विशेषाधिकार मतलब किसी को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि न्यायालय के सामने मान लो मुकेश अंबानी खड़ा हुआ है और कोई गरीब आदमी खड़ा हुआ है, तो दोनों के लिए न्याय जो होगा वो कानून के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब जिस अपराध के लिए जो सज़ा दिया गया है वो उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति क्या होती है, समता होती है, ठीक है। मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो यही क्या है, समता है। समता के लिए भी बहुत सारे हमारे जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विधि के समक्ष समता मतलब कानून के सामने सब क्या होंगे, बराबर होंगे। धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के अवसर में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत का अंत किया जाएगा, उपाधियों का अंत किया जाएगा। ये सब क्या है, समाज के अंदर आपको समता या समान अवसर देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान दिया गया है वो भी समता की बात करता है। मतलब बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, उसके भेदभाव के आपको वोटिंग राइट्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 326 में दिया गया है आपको। जो 18 साल या वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 326 में आपको देखने को मिलता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 39 में महिला और जो पुरुष हैं उनको पर्याप्त साधन, समान कार्य, समान वेतन के लिए जो आर्टिकल 39 है वो राज्य को निर्देश देता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि किसी भी संस्थान में एक महिला काम कर रही है और एक पुरुष काम कर रहा है, तो वहीं पे पुरुष का जो वेतन है वो ज़्यादा रहता है और महिला का जो वेतन है वो कम रहता है, ठीक है। तो ये समता का मतलब है कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब काम दोनों सेम कर रहे हैं तो इसलिए मिलना क्या चाहिए, पुरुष और जो महिला है दोनों को सेम पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39 में भी क्या दिए गए हैं, समता के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। भाईचारा का भावना का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, खुद का आपके मतलब जो आप क्या करेंगे, व्यक्तियों का सम्मान करेंगे, मतलब एक दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करेंगे। और दूसरा ये है कि देश को तोड़ना नहीं है, देश की एकता, अखंडता की रक्षा करना है। ये है बंधुत्व, ठीक है, मतलब भाईचारे की भावना, ठीक। और इसके अलावा आपके आर्टिकल 51 में भी लिखा गया है कि कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है उसमें लिखा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि धर्म, भाषाई क्षेत्र के आधार पर, वर्ग विविधताओं के आधार पर उनसे ऊपर उठ करके आपको क्या करना है, भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करना है और भारत की अखंडता को बनाए रखना है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि भारत जो अलग अलग राज्यों में डिवाइड है ना, उसको जो राज्य हैं वो भारत से अलग मत हो, है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान डिवाइड होकर अलग देश बन गए, है ना। तो ऐसे अलगाववादी विचार को हमको दूर करना है और भाईचारे की भावना को अपनाना है। यही क्या है, बंधुत्व है, ठीक है। देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। और देखिए ये जो अखंडता है, देश की एकता, अखंडता, इसको भी बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अखंडता शब्द को प्रियम्बल में बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक।
इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना को, उसका प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना एक आधारभूत दर्शन है। आधारभूत दर्शन का मतलब आपको इसमें पूरी फिलॉसफी दिख जाती है कि जितने भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे वो कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक दर्शन है हमारे संविधान का। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का महत्व है। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक संविधान सभा के सदस्य थे। उनका कथन है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके अलावा के.एम. मुंशी, पंडित ठाकुर भार्गव दास, अर्नेस्ट बारकर जैसे बहुत सारे विद्वानों ने इनको प्रस्तावना के एक प्रकार से महत्व को वर्णित किया है। ठीक है, अर्नेस्ट बारकर का देख लेते हैं। अर्नेस्ट बारकर ने संविधान को कुंजी नोट कहा है, की नोट कहा है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से संविधान का की नोट बोला है। ठीक है, और जो संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को बुद्धिजीवी कहा है। ठीक है, राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा है अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर एक फॉरेन के एक प्रकार से कमेंटेटर हैं जो संविधान के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है, और इनका एक बुक भी है इसको लेकर के, प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसको आपको याद रखना है, बुक पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। ठीक है, एम हिदायतुल्ला जो थे वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, 1969 में राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है इन्होंने। ठीक, इनके नाम पे छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। ठीक, तो इनको भी आपको याद रखना है। और इन्होंने भी क्या किया है, प्रस्तावना के बारे में बताया है। ठीक, तो इनका स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, ये सब नाम के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। ठीक, तो जितना भी ये लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान को पहले क्या किया गया था। जैसे कि मैंने बताया 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, विवाद हुआ था। विवाद क्या हुआ था कि संविधान प्रस्तावना का भाग है या नहीं है, है ना। मतलब अगर आप क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, संशोधन किस में करते हैं, संविधान में, है ना। और मान लो प्रस्तावना ही संविधान का भाग नहीं होगा तो आप उसमें संशोधन कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अलग अलग केसेस आए। पहला जो केस आया था वो बेरूबाड़ी संघ मामला आया था 1960 में। बेरूबाड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और ये भूमि संबंधी विवाद के लिए भी मामला था और प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं था उसके लिए भी ये मामला था, 1960 में आया था। जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान है वो मतलब प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग नहीं है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ये बेरूबाड़ी मामले में कहा गया था। ठीक है, सीधा सा इसमें आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, ये बेरूबाड़ी मामले में बोला गया था। इसके बाद आते हैं केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया और जजमेंट में ये कहा कि जो बेरूबाड़ी मामले में कहा गया था, ठीक है, बेरूबाड़ी मामले में क्या कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है, उसको उसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। किसने, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, मतलब अपने ही जजमेंट को उसने क्या कर दिया, पलट दिया। ठीक है, तो ये 2 केस समझ करके आपको ये भी पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने जजमेंट को चेंज कर सकती है। ठीक है, समय के अनुसार। तो केशवानंद भारती जो मामला था ये संविधान का लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें और क्या चीज़ हुआ था, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान का जो आप बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण हिस्से को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको संशोधन करना है तो महत्वपूर्ण हिस्सों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और केशवानंद भारती मामला था, उसमें ये भी बताया गया कि जो आधारभूत सिद्धांत है उसको कोर्ट बताएगी समय समय पर कि क्या आधारभूत सिद्धांत हो सकते हैं। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामला, इसको आपको याद रखना है, 1973। इसमें लैंडमार्क जजमेंट ये था कि भारत
के संविधान को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन पूरे अमेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को बना करके रखेंगे, ठीक है। और इस मामले में सबसे बड़ा बेंच भी बैठा था, मतलब संवैधानिक बेंच जो था वो सबसे बड़ा बेंच बैठा था। 13 जजों की बेंच ने इस पे फैसला दिया था, जिसमें कि वोटिंग हुआ था 7 और 6 के बीच में, ठीक है। तो इस मामले में क्या हुआ था, केशवानंद भारती मामले में, बेरुबाड़ी मामले में बोला गया था कि संविधान का भाग नहीं है, तो केशवानंद भारती मामले में बोला गया था कि संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है और आप इसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1976। उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक। तो ऐसे करके भारत के संविधान में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। इसके बाद एक मामला आता है LIC ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया का मामला आता है, जिसमें कि एक बीमा पॉलिसी लाया जाता है। और बीमा पॉलिसी में क्या बोला जाता है कि ये बीमा पॉलिसी सिर्फ प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर रहे लोग या सरकारी संस्थानों में कार्य कर रहे लोग या अर्धशासकीय कार्यालय में कार्य कर रहे लोग ही उस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एक प्रकार से बंधुत्व की भावना या बोल सकते हैं कि समान अवसर की भावना या बहुत सारे भावना को ये क्या कर रहा था, ठेस पहुंचा रहा था, जिसके कारण ये मामला सामने आया था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा मानते हुए कहा था कि सबको समान अवसर लेने का अधिकार है। तो इसलिए LIC बनाम मामले में वो पॉलिसी में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है संविधान का एक भाग के रूप में इन जजमेंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि संविधान के एक भाग के रूप में इसको माना गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। पहले बेरुबाड़ी मामले में बोला गया था कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में बोला गया कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 3 शब्द जोड़ा गया, इसको आपको याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर को आप सभी देख लीजिए और इसके बाद आने वाला लेक्चर जो डेली क्लास होता है हमारा 8 AM पे, ठीक है। तो लेक्चर पे बने रहिए और वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।